we have completed the all important topics of environmental law. हमने environmental law के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. अगर एनवायरमेंटल लॉ के मेरे उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे आपके एग्जाम्स में उन्हीं वीडियोज से क्वेश्चंस अराइज होंगे और आप एक अच्छा मार्क्स जरूर गेन करोगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स ऑन बैंकिंग लॉ. अब हम एनवायरमेंटल लॉ को खत्म करने के बाद हम बैंकिंग लॉ शुरू कर रहे हैं. और एनवायरमेंटल लॉ के जिस तरह से हमने एनवायरमेंटल लॉ को कवर किया उसी तरह से हम बैंकिंग लॉ को कवर करेंगे और इसके उन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑन बैंकिंग लॉ और इसके कंटेम्पोरेरी हम कंपनी लॉ को भी पढ़ रहे हैं. राइट. तो बैंकिंग लॉ क्या है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट डज द टर्म बैंकिंग लॉ मीन्स, व्हाट डज द टर्म बैंक मीन्स, बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन ब्रीफ कि बैंकिंग लॉ में हमें बेसिकली कौन कौन से एक्ट्स पढ़ने हैं. सो दिस वीडियो इज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन बैंकिंग लॉ. राइट. एन इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लॉ. बैंकिंग लॉ में हमें बेसिकली 3 एक्ट्स पढ़ने होते हैं. पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दूसरा आरबीआई एक्ट 1934 और तीसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. These are the 3 acts which we have to study. और यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम इन तीनों एक्ट्स को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस इन एक्ट से अराइज होते हैं. तो हमें बेसिकली 3 एक्ट्स पढ़ने हैं. पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दूसरा आरबीआई एक्ट 1934 और तीसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. So before going to know the exact meaning of banking law, we have to understand the concept of bank. सबसे पहले हमें बैंक के मीनिंग को समझना होगा. व्हाट इज बैंक? बैंक, इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये क्या है? एक वित्तीय संस्था है. इट इज a financial institution which accepts deposits from the public, जो लोगों से उनके डिपॉजिट्स, उनके सेविंग्स एक्सेप्ट करती है और इसी एक्सेप्टेड डिपॉजिट के बेसिस पर वो पर्सन्स जो नीडी वन है
जिन्हें लोन्स चाहिए, इसी डिपॉजिट को बैंक क्या करती है, फिर से इन फॉर्म ऑफ लोन पब्लिक में दे देती है। तो दो काम है बैंक का। ये जो डिपॉजिट है, एक पर्सन से उसके डिपॉजिट्स को लेना, एक्सेप्ट करना, और इसी डिपॉजिट को दूसरे यानी नीडी पर्सन को इन फॉर्म ऑफ लोन ग्रांट करना। अब ये कोई एक सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई दूसरी बॉडी हो सकती है। सेम यहां भी है। बैंक accepts deposits from person, firm, company or any body of persons and grant loan to the needy one। तो भाई यहां पर बैंक का क्या फायदा है? यूजुअली बैंक का यहां पर जो फायदा है, आइए हम समझते हैं। बैंक जिस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, उस पर बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है टू द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड हिज अमाउंट इन द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड 1 lakh rupees in his account in suppose स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो बैंक है, 1 लाख के अमाउंट पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। किसको? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने ये जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा, इस पर बैंक क्या कर रही है? इन्हें हर महीने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो यहां दो फायदे हैं। पहला, मिस्टर ए का जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है इन दी बैंक। हो सकता है अगर मिस्टर ए अपने उस अमाउंट को, अपने उस डिपॉजिट को अपने पॉकेट में रख करके चलते या अपने घर में रख करके चलते, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि चोरी हो जाए या उनका वो पैसा कहीं गुम हो जाए। तो इन्हें क्या फायदा होता? यहां पर बैंक ने इनके इस डिपॉजिट को सिक्योर किया एज गारंटर बनकर के, और इनका जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उस पे बैंक इन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। राइट नाउ, अब ये जो बैंक ने अमाउंट एक्सेप्ट किया है 1 लाख रुपीज, अब सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं हु आर इन नीड्स ऑफ इमीडिएट फंड्स, और उनके अपने अपने जरूरतें हैं। तो अगर ये है सपोज पर्सन बी, ही इज इन नीड ऑफ 50,000 रुपीज ऑफ लोन, तो बैंक क्या करेगी? यहां से 50,000 रुपीज किसे देगी? मिस्टर बी को देगी, और फिर बैंक यहां पर क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। किससे? मिस्टर बी से। और ये जो इंटरेस्ट रेट होगा ये कंपैरेटिवली इस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा, 8%, 10% और 12%। तो बैंक जब आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रही है तो वहां पर भी आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, उसके अपने सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल 4% और 5%। वहीं दूसरी तरफ जब बैंक आपको लोन दे रही है तो उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रही है वो कंपैरेटिवली क्या है? हायर है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का क्या है? इनकम है। फॉर एग्जांपल, आपके डिपॉजिट्स पर बैंक 4% का इंटरेस्ट आपको दे रही है, और जब आप लोन ले रहे हो बैंक से तो वहां बैंक आपसे 12% चार्ज कर रही है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 8% का, ये क्या है? बैंक का अपना इनकम है।
आगे जब हम बैंक के इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो वहां हम डिटेल में बात करेंगे। तो बैंक्स क्या करती हैं? हमारे देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। और भी बैंक्स के कई सारे काम हैं। बैंक्स हमारे जीडीपी में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से तो बैंक क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिपॉजिट्स को, हमारे सेविंग्स को एक्सेप्ट करती है, उस पर हमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है और नीडी वंस को लोन अमाउंट ग्रांट करती है। यह है बैंक का डेफिनेशन ब्रीफ में। आगे जब हम बैंक टॉपिक को समझेंगे तो वहां हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बैंक के और कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इनकम हैं? तो पहला ये है, कस्टमर्स को जो सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करती हैं उसके बदले में बैंक कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज उस कस्टमर से लेती हैं। इसके अलावा जो एटीएम सर्विसेज बैंक देती हैं, जो चेक क्लियरेंस करती हैं, मनी ट्रांसफर करती हैं, उस पर भी बैंक क्या करता है? एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है। तो दीज आर सम सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द बैंक। और इस बैंकिंग लॉ में हमें 3 एक्ट्स को पढ़ना है। पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दूसरा आरबीआई एक्ट 1934, तीसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में ब्रीफ में समझना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है, राइट? तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो आप रेफर करोगे सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 holds the definition regarding the word negotiable instruments। और यहां कहा गया है कि negotiable instruments means पहला promissory note, दूसरा bill of exchange, तीसरा check, payable either to order or to bearer। This is the definition which is given under section 13 of Negotiable Instrument Act 1881। हालांकि ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए हम इन डिटेल समझते हैं द वर्ड negotiable instrument means। तो आप लिखोगे एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स 3 थिंग्स। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। और इसी तरह से आपको लिखना है जिस तरह से मैं चार्ट बना करके आपको समझा रहा हूं। आगे आप लिखोगे पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है 3 इंस्ट्रूमेंट्स। पहला प्रॉमिसरी नोट। नाउ व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? इससे आप अभी भूल जाओ। पहला प्रॉमिसरी नोट,
दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक्स। और ये तीनों इंस्ट्रूमेंट या तो पेबल हो सकते हैं ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, विच मीन्स मान लो प्रोमिसरी नोट पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो यानी दैट प्रोमिसरी नोट इज पेबल ओनली टू दैट पर्सन। या नाम नहीं लिखा है, इट मीन्स पेबल टू द बियरर और टू द होल्डर, यानी जिस व्यक्ति ने उस टाइम पर उस बिल को, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को या उस प्रोमिसरी नोट को या चेक को बियर किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो इफ ऑन चेक द वर्ड सेल्फ हैज बीन मेंशन्ड, अगर ये हमारा चेक है किसी बैंक का और इस चेक पर लिखा है सेल्फ, तो ये जो चेक है ये हो जाएगा आपका बियरर चेक। और यदि इस पर नाम किसी पर्सन का लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अंकित, तो दिस इज एन ऑर्डर दैट द इनकैशमेंट ऑफ दिस चेक विल बी इन फेवर ऑफ ओनली अंकित, केवल अंकित के ही फेवर में इस चेक का इनकैशमेंट होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट ज्वाइंटली भी हो सकता है, ठीक है, यानी तीन चीजें हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट बियरर को हो सकता है, जो उस मीन टाइम पर उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो, या किसी सर्टेन पर्सन को हो सकता है, या कई पर्सन को हो सकता है ज्वाइंटली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो ये एक साइंड डॉक्यूमेंट है that promises payment to a specified person or assignee। और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में एक प्रॉमिस की तरह है कि इस स्पेसिफाइड पर्सन को ही पेमेंट किया जाएगा, या अगर इंस्ट्रूमेंट लिखने वाले ने किसी पर्सन को असाइन कर रखा है तो उसी पर्सन को, उसी असाइंड पर्सन को इस इंस्ट्रूमेंट में मेंशन अमाउंट का पेमेंट मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं, यानी जो रिसिपिएंट है, जो धारक है, टू टेक फंड्स एज कैश देन यूज देम एज प्रिफर्ड। तो ये जो वर्ड नेगोशिएबल है ये अपने आप में ये बताता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने आप में ट्रांसफरेबल इन नेचर है, यानी वन पर्सन कैन ट्रांसफर दिस टू अनदर पर्सन, राइट। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि द इंस्ट्रूमेंट विच इन इटसेल्फ इज ऑफ ट्रांसफरेबल इन नेचर, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है पर्सन टू पर्सन। नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा? तो तीन चीजें हैं। इट मे बी पेबल ईदर टू ऑर्डर, यानी किसी सर्टेन पर्सन का नाम लिख दिया गया हो। It may be payable to bearer, meaning the person who is holding the instrument. तीसरा, it may be payable jointly। ठीक है, तो तीन तरह से, तीन मोड्स में इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर किया जा सकता है। Some examples of instruments which are for time being by law of custom, usage or trade are negotiable। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा हुंडीज, तीसरा डिलीवरी ऑर्डर्स, रेलवे रिसीप्ट फॉर गुड्स,
bank drafts, these are transferable in nature, right? तो हमने बेसिकली ये समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बैंक क्या होता है, और किस तरह से इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है. एक्चुअली द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ऑफ ट्रांसफरेबल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, आप चेक इशू करते हो तो बेसिकली आप अपने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो चेक इशू करते हो, जो कि चेक क्या है, ट्रांसफरेबल इन नेचर है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो 3 पर्सन हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी. बी ने ए से एक सर्टेन अमाउंट एज अ लोन लिया था, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए का. बी ने उधारी ले रखा था ए से. ए ने जब बी से अपना पेमेंट मांगा तो बी ने 50,000 रुपीज का चेक इशू कर दिया. राइट. तो यानी बी ने अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या है, ट्रांसफरेबल इन नेचर है. यानी ये किसके नाम से ट्रांसफर हुआ, ए के नाम से ट्रांसफर हुआ. अब अगर ये बियरर चेक है तो ए इस चेक को ट्रांसफर कर सकता है सी को टू गेट द पेमेंट. इन केस मान लो ए ने सी से लोन ले रखा था. तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रांसफरेबल इन नेचर होते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. ठीक है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. हमने बैंक के ब्रीफ मीनिंग को समझा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उसे हमने समझा. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. हम बैंकिंग लॉ के उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं. This is second video lecture on banking law. In this video of banking law, we will cover the meaning of promissory note. We will see section 4 of Negotiable Instrument Act 1881, which basically holds the definition of promissory note. Right. Section 4 of Negotiable Instrument Act 1881. This defines promissory note. तो अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग को समझा और हमने ये जाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है और ये कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है 3 चीजें. पहला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक्स. आगे कहा गया है पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फिर हमने नेगोशिएबल वर्ड के मीनिंग को समझा. हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया और हमने जाना कि दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज पेबल either
to order or to bearer, or there may be joint holder of these promissory notes, यानी पेबल एट ज्वाइंटली, कई पर्सन्स को ये ज्वाइंटली पेबल हो सकता है। तो एक एक करके हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझेंगे और आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, क्या है? इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? यह है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सेक्शन 13 क्लियर करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। तो प्रोमिसरी नोट क्या है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसका क्या है? लीगल सिग्निफिकेंस है। ये जो वर्ड प्रोमिसरी नोट है अपने आप में प्रॉमिस वर्ड को इंक्लूड करता है। प्रॉमिस मीन्स अंडरटेकिंग। अ पर्सन इज गिविंग हिज अंडरटेकिंग पर्सनली ऑन अ पीस ऑफ पेपर that he will pay this much amount to this person on this particular date. Right? तो आप कह सकते हो it is basically a written document whereby maker of the instrument gives his undertaking personally or promises to pay a certain sum of amount to a certain person at a certain डेट एंड टाइम। लेकिन ये जो प्रॉमिस होगा, दिस प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी कंडीशन, बट इट इज अप टू एंड इट इज बिटवीन The agreement of the parties। पार्टीज चाहे तो अपने बीच किसी कंडीशन को इंश्योर्ड कर सकती हैं, लेकिन वो जो कंडीशन होगा दैट कंडीशन मस्ट बी सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल, B takes money of rupees 50,000 from A। बी ए से 50,000 रुपए लेता है और अपने इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए बी क्या करता है? एक प्रोमिसरी नोट लिखता है whereby he promises that on this particular date he will return 50,000 rupees along with 12% or 13% interest। तो इसने प्रॉमिस कर दिया, कोई कंडीशन इंपोज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए प्रोमिसेस टू बी टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 एट दिस डेट रिगार्डिंग दिस डेट, रिगार्डिंग दिस डेट। तो ये क्या है? प्रोमिसरी नोट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट पर जब यही बात लिख दिया जाएगा जहां मेकर का सिग्नेचर होगा। तो वो प्रोमिसरी नोट बन जाएगा। यही कहता है हमारे एनआई एक्ट का सेक्शन 4।
लेकिन अगर बी पेमेंट के रिगार्ड में कोई कंडीशन इंपोज करता है तो उस कंडीशन पर ए का कंसेंट होना चाहिए और वो कंडीशन सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए. So it is between the agreement of the parties. जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं वो अपने फॉर्मेट में डिफरेंट हो सकते हैं. डिफरेंट लोकेलिटी में जो मेकर होता है वो अपने उस लोकेलिटी के बेसिस पर जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोमिसरी नोट होता है उसमें उस फॉर्मेट में वो प्रोमिसरी नोट लिखता है. लेकिन इसमें बेसिकली कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं एंड दैट these details must be disclosed in every format of promissory notes. जैसे कितना अमाउंट लिया गया, जैसे बी ने अगर ए से 50,000 रुपया लिया था तो वो 50,000 रुपए का जिक्र उस प्रोमिसरी नोट में हो. इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज किया जाए, कब उसका रीपेमेंट किया जाएगा वो शेड्यूल यानी वो डेट और टाइम लिखा जाए, दोनों पार्टीज का सिग्नेचर हो. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे पर्सनल लोन्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिजनेस लोन्स, मॉर्गेज लोन्स जो कि यूज किए जाते हैं रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस में. क्या है प्रोमिसरी नोट्स के क्या है एग्जांपल्स हैं. तो बिजनेस लोन, दो पर्सन्स के बीच जो पर्सनल लोन लिए जाते हैं, या फ्रेंड्स फैमिलीज के बीच जो लोन लिया जाता है जो कि इसी पर्टिकुलर फैक्ट पर उसका पेमेंट शेड्यूल्ड होता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नोइंग दिस पर्सन, और मुझे विश्वास है कि ये पर्सन पेमेंट करेगा, तो इसकी बातों पर विश्वास करते हुए मैं इस अमाउंट को इसे दे रहा हूं. और जो पेमेंट होगा बिना किसी कंडीशन के होगा. लेकिन अगर कंडीशन इंपोज भी किया जाता है प्रोमिसरी नोट के मेकर के द्वारा तो वो जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन नहीं होगा, वो सर्टेन प्रॉमिस होगा, वो डेफिनिट होगा. प्रोमिसरी नोट एक रिटन प्रॉमिस होता है फ्रॉम वन पार्टी दैट इज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी का पेमेंट करेगा इस पर्टिकुलर डेट पर और वो इस बात की वचनबद्धता देता है. इट सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट. क्या है ये प्रोमिसरी नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी इसका लीगल सिग्निफिकेंस है. अगर बी अपने प्रोमिसेस को ब्रेक करता है तो आप इसे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ चैलेंज कर सकते हो और डेब्ट की रिकवरी करा सकते हो. अब प्रोमिसरी नोट दो तरह के हो सकते हैं. पहला सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स और दूसरा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स. सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट और अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. एग्जाम्पल के लिए हम सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की बात करें तो अ बोरोवर टेक्स अ लोन टू बाई अ कार. एक बोरोवर यानी जो लोन अमाउंट ले रहा है, हु इज लेनदार, हु इज क्रेडिटर, एट दैट टाइम, और वो उस अमाउंट ऑफ मनी को जिस पर्सन से बोरो कर रहा है
उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि वो एक कार परचेज करना चाहता है और वो कहता है कि मैं इस कार को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आपके पास रखता हूं, इन केस मैं उस पेमेंट को करने में फेल कर जाता हूं तो आप मेरे इस कार को अपने पोजीशन में रख लेना, आप इसे अपने पास रख लेना। तो यानी यहां पर जो लोन है उसे सिक्योर्ड किया गया है। किस फॉर्मेट में? कार के फॉर्मेट में। हियर कार इज द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ दैट बोरोड फंड। तो ये क्या है? सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट इन केस आई बिकम फेल इन रिटर्निंग योर पेमेंट यू कैन टेक दिस कार, आप मेरे इस कार को ले लेना। तो ये क्या है? सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट क्या होता है? A friend borrows $1,000 without offering any collateral. If they default, the lender must pursue legal action to recover money. जहां आप अपने borrowed fund के अगेंस्ट किसी प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते हो तो फिर वो क्या है? अनसिक्योर्ड पेमेंट है, लेकिन उसका लीगल एग्जिस्टेंस है और सामने वाली पार्टी अगर उस बोरोड फंड को रीपेमेंट करने में फेल कर जाती है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो आइए देखते हैं कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 4 किस तरह से प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। It is an instrument in writing. तो प्रोमिसरी नोट हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? इट मस्ट ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्मेट। दूसरा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। बैंक नोट और करेंसी नोट को यहां हम प्रोमिसरी नोट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप करेंसी नोट को देखते हो तो वहां भी प्रॉमिस लिखा रहता है कि मैं धारक को, अगर 200 का नोट है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो वो क्या है? करेंसी नोट है। बैंक नोट्स भी क्या होते हैं? उसमें भी प्रोमिसेस लिखी होती हैं, लेकिन जब हम प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे तो यहां हम बैंक नोट और करेंसी नोट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा, मस्ट कंटेन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब इस वर्ड को जरा समझो। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी जो अंडरटेकिंग होगा, जो प्रॉमिस होगा, वो अनकंडीशनल हो सकता है। लेकिन when we talk about the broader meaning of promissory note, तो यहां हमें ये देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर कंडीशन है दोनों पार्टीज के बीच रिगार्डिंग पेमेंट तो वो कंडीशन सर्टेन होना चाहिए। फिर है साइंड बाय मेकर। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी only to order
और बियरर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। आइए एक बार फिर समझते हैं क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, लेकिन यहां हम बैंक नोट्स या करेंसी नोट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर regarding what? Regarding payment of a certain sum of money to be paid to the person to whom the name has been written on this promissory note or to the bearer of the instrument. अब इसी डेफिनेशन से हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को निकालेंगे। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी ओरल नहीं हो सकता है, it can't be oral. दूसरा, it is not bank note or currency note. फिर कहा गया है unconditional undertaking. आगे यहां लिख सकते हो there may be condition but that condition must be certain and definite. Signed by maker या drawer of the instrument to pay a certain sum of money to the person whose name has been mentioned on that promissory note or to the bearer of the instrument. Example में आप लिख लो, A promises to pay B this much amount at this particular time. Right? ये क्या है? promissory note. तो हमने प्रोमिसरी नोट को डिटेल में समझा इस वीडियो लेक्चर में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज से डील करेंगे, फिर हम चेक से डील करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस लेक्चर का बेनिफिट आपके जैसे दूसरे लोगों को भी मिले। अगर आपको कोई डाउट है, मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, नोट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हो। आईडी है RA.JAN9827। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो now we are going to deal with the concept of bill of exchange. In our previous video lecture, we have discussed the concept of promissory note and what actually called as negotiable instrument. तो हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में प्रोमिसरी नोट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। हमने बैंक और उसके फंक्शन के बारे में इन ब्रीफ डिस्कशन किया और हमने जाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम क्या समझते हैं। तो हमने जाना सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड दिस सेक्शन बेसिकली स्टेट्स दैट बाय द वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वी मीन्स फर्स्ट वन इज promissory note, second is bill of exchange and third is check. तो हमने ये जाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक्स। हमने प्रोमिसरी नोट के बारे में बात किया, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आर इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स एंड डिस्क्राइब इट्स यूज एंड इंपॉर्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो नाउ
we are going to deal with the concept of bill of exchange. It is basically a negotiable instrument. क्या है ये? negotiable instrument है, and we know that ये जो negotiable instruments हैं, these are basically financial instruments. So you may write that the bill of exchange is negotiable instrument bracket financial instrument usually issued by one party in exchange of goods or services on credit basis. सिंपल वर्ड्स में आप कुछ इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन कर सकते हो. यू मे से दैट इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which is issued by one party in exchange of goods or services being delivered on credit basis to another party, right? और बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इशू किया जाता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी इन दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. पहला लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा बैंक गारंटी. इन दो वर्ड्स को, इन दो टर्म्स को हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे जब हम शॉर्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, शॉर्ट टर्म्स को कवर करेंगे. अभी के लिए आप जानो कि लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, these are the two instruments, these are the two forms falling under bill of exchange, right? अब चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं. सपोज these are two parties A and B, right? A is in need of goods, articles, or any valuable thing, right? जो कि किसके पास है? बी के पास है. ए जिस पर्टिकुलर गुड्स, आर्टिकल्स या वैल्यूएबल चीज को पाना चाहता है, लेना चाहता है, वो वैल्यूएबल थिंग किसके पास है? बी के पास है. अब ए बी को अप्रोच करता है. अब ए का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ऐसा है कि इसके पास जो पैसे आते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 months और 4 months और 6 months. At present, this A is in need of the articles which are in possession of B, but he is not having the sufficient money to buy those things or to make the payment. तो ये बी को अप्रोच करता है. बी क्या करता है? फॉर श्योरिटी पर्पस, टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करता है. राइट?
जिस पर ए सिग्नेचर करता है। और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है किसके एक्सचेंज में किया गया है? उस गुड्स उस आर्टिकल के एक्सचेंज में किया गया है कि मैं तुम्हें ये गुड्स ये आर्टिकल्स दे दूंगा, बट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन विच यू हैव टू मेक योर साइन। और ये रिटन स्टेटमेंट ये रिटन डॉक्यूमेंट किसको इशू किया जा रहा है? ए को इशू किया जा रहा है। क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ गारंटी, जिस पर सिग्नेचर करके ए गारंटी करेगा, अफर्म करेगा कि वो इस पर्टिकुलर डेट पर या विद इन दिस पीरियड इस पेमेंट को वो करेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच ही टुक फ्रॉम बी। तो यही क्या है? यही है बिल ऑफ एक्सचेंज। There is slight difference between promissory note and bill of exchange. अगर हम promissory note की बात करें तो promissory note कौन प्रिपेयर करता था, कौन बनाता था? वो बनाता था जो डेप्ट लेता था, जो लेनदार था, क्रेडिटर था, वही इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करता था और प्रॉमिस करता था कि आई विल पे दिस अमाउंट विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट और विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां जो लोन लेने वाला व्यक्ति था वो इसे प्रिपेयर करता था प्रॉमिसरी नोट और अपना प्रॉमिस देता था, एश्योरेंस देता था, अंडरटेकिंग देता था। लेकिन यहां पर जो गुड्स देने वाला या लोन देने वाला व्यक्ति है, यानी जो देनदार है, यानी हियर द सेलर इज going to prepare the written document and this written document is bill of exchange, right? Promissory note में there is unconditional undertaking or promise, लेकिन यहां पर क्या है? unconditional order है। right? So here seller issues bill of exchange and the seller is maker or drawer of the instrument, but in promissory note the buyer is going to make the negotiable instrument, is going to draw promissory note. Bill of exchange, you may say that bill of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order or to bearer. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये एक रिटन ऑर्डर है requiring one person to pay another person a specified sum of money at a specified time or demand a draft. So there is unconditional order and there is unconditional undertaking or promise. और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है मेजरली इसे इंटरनेशनल ट्रेड में यूज में लाया जाता है एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू एंश्योर द रीपेमेंट फ्रॉम द परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज
बाइंड करता है एक पार्टी को, तो हियर ए इज बाउंड बाय बी to pay a fixed sum of money to B or to the person whom B directs, जिसे B डायरेक्ट कर रहा हो। तो यहां इस रिटन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके और उस पर ए का हस्ताक्षर लेकर के बी ने ए को बाउंड कर दिया कि तुम मुझे इस स्पेसिफाइड टाइम एंड डेट पर ये पेमेंट करोगे, या बी ने सी को असाइन कर दिया कि ये जो पेमेंट है उस पर्टिकुलर डेट पर तुम सी को करोगे, और टू बियरर, या उस समय जो भी पर्सन होगा वो बियरर कहलाएगा और उस डेट एंड पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम उसी पर्सन को पेमेंट करोगे। A bill of exchange is used in international trade to help importers and exporters fulfill transactions. इंटरनेशनल ट्रेड में जहां जो ट्रेड होता है वो करोड़ों में होता है, अरबों में होता है, तो दिस इज वेरी मच इम्पॉसिबल टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी इशू किया जाता है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, इन फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टू एंश्योर the payment from the buyer. Bill of exchange कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. The involved parties can use it to specify the terms of transactions such as interest rate. Bill of exchange कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, it is not a contract, लेकिन इसके terms and conditions क्या होंगे regarding payment of the very debt. It is decided by and between the parties. A bill of exchange is used in international trade. इसे international trade में यूज किया जाता है to pay for goods or services. While a bill of exchange is not a contract, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज हैं इसे यूज कर सकती हैं, इसके फॉर्मेट को यूज कर सकती हैं, जिसमें वो कुछ हद तक इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को as per their wish decide कर सकती हैं, like contract. But actually it is not a contract, it is an unconditional order signed by maker as well as drawee regarding payment at a specified time and date, usually issued in international trade. इट कैन स्पेसिफाई, तो जो टर्म्स होगा, टर्म ऑफ रीपेमेंट जो होगा इज ड्यू ऑन डिमांड, यानी वेन एवर दिस सेलर डिमांड्स रिगार्डिंग पेमेंट, देन द बायर इज बाउंड टू मेक द पेमेंट ऑन डिमांड बाय द सेलर, और एट फ्यूचर डेट, या ऑलरेडी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट सेलर के द्वारा मेंशन कर दिया गया था कि तुम इसी पर्टिकुलर डेट पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट कर दोगे, तो या तो फ्यूचर डेट उसमें लिखा जा सकता है, या इट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेनेवर द डिमांड विल रेज बाय द सेलर, देन द बायर इज बाउंड टू मेक द पेमेंट एज पर द रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस. द पीरियड बिटवीन बिलिंग एंड पेमेंट इज कॉल्ड यूसेंस. तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया और जिस दिन बिल का पेमेंट करना है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे कहा जाता है यूसवेंस. और बेसिकली ये जो यूसवेंस का पीरियड होता है ये होता है 90 डेज का, यानी द गैप बिटवीन द पीरियड ऑफ इशूइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पीरियड ऑफ पेमेंट maturity is of 90 days, and this 90 days is known as यूसवेंस. इस ट्रांजैक्शन में
यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पहला ड्रॉई, यानी ये बायर जिसे स्पेसिफाइड टाइम और डिमांड पर पेमेंट करना है। दूसरा पे। नाउ ये जो सेलर है, ये जो ड्रॉवर है या मेकर है, वो किसी पर्सन को असाइन कर सकता है एज अ पे, और उस डेट पर बायर बाउंड है उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए, यानी द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव्स द अमाउंट ऑफ बिल नोन एज पे। और तीसरा ड्रॉवर, यानी who makes the bill, who draws the bill, who obliges the drawee to make the payment. और ड्रॉवर यानी who is going to make the bill या मेकर या पे, ये तीनों ही एक पर्सन हो सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉवर, मेकर और पे तीनों एक पर्सन है मान लिया हमने, लेकिन अगर ये ट्रांसफर किया जाता है किसी थर्ड पार्टी को, तो फिर पे मे बी द डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मेकर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक और प्रिपेयर द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम ड्रॉवर भी कहेंगे, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल एंड ऑब्लाइजेस बायर रिगार्डिंग पेमेंट। अगर ड्रॉवर या मेकर ही बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट को रिसीव करते हैं तो वही पेई कहलाएगा। लेकिन अगर इसने अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया हु इज गोइंग टू रिसीव द पेमेंट ऑफ बिल, तो वहां पर पेई चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑल द मीन्स ऑफ पेई। Bill of exchange usually do not contain interest rate. They may accrue interest if not paid within an agreed timeline and the rate must be specified on instrument. अब usually क्या होता है, क्योंकि 90 days का यूसेंस पीरियड होता है तो इसमें इंटरेस्ट रेट के साथ ये पेबल नहीं होता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिख दिया गया रहता है कि अगर आप रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में पेमेंट नहीं करते हो और आप एक्सटेंशन लेते हो, तो फिर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ लोन टेकन या अमाउंट ऑफ क्रेडिट, राइट। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। किस तरह से? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज शैल नॉट बी ओरली। ठीक है, यहां पर क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइंड बाय मेकर, यहां पर कौन सिग्नेचर करेगा? मेकर सिग्नेचर करेगा, ड्रॉवर सिग्नेचर करेगा, पे सिग्नेचर करेगा, ड्रॉई का भी सिग्नेचर होगा वहां पर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, हियर द सेलर is going to direct the buyer to pay a certain sum of money only to, or to order, only to means कि तुम इसका पेमेंट मुझे करोगे, और टू ऑर्डर यानी किसी पर्सन को मैंने असाइन कर दिया है एंड आई एम गिविंग यू ऑर्डर दैट यू विल मेक पेमेंट टू दिस पर्सन, और टू बियर इट मीन्स उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पर जो भी पर्सन अवेलेबल होगा मेरे ऑफिस में, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट। हियर ऑर्डर इज गिवन नॉट प्रॉमिस, तो यहां पेमेंट के रिगार्ड में प्रॉमिस की बात नहीं की जाती है। और यहां पर बायर इज नॉट गोइंग टू मेक द इंस्ट्रूमेंट, हियर सेलर हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स is going to make the instrument, is going to draw the instrument. तो यहां अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं है, यहां अनकंडीशनल ऑर्डर है, राइट।
तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग a certain person to pay certain sum of money only to or to bear or to order of certain person. ठीक है, तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. In our next video we will cover the concept of checks, और उसी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट, इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ promissory note and bill of exchange. Now in this video we will cover the word check. इस वीडियो में हम चेक को ब्रीफ में समझेंगे और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक्स की बात करेंगे इन ब्रीफ. हम चेक के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ understanding the concept of check. जब हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 को पढ़ा अपने स्टार्टिंग के वीडियो में, तो फिर हमने ये जाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 13 खुद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 13 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि whenever we consider the word negotiable instruments we will consider these three instruments. हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को कॉन्सिडर करेंगे जब जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे. तब हम चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे. यानी कहीं ना कहीं सेक्शन 13 ये क्लियर करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 6 डिफाइन करता है चेक को. So before going on the words of Baer Act, we will discuss the simple and basic meaning of check, जो कि आसानी से हम लोगों को समझ में आ सके. क्योंकि अगर हमने चेक क्या है उसे अच्छे से समझ लिया तो फिर हम बेयर एक्ट को भी पढ़ लेंगे और उसके मीनिंग को भी समझ लेंगे. राइट, तो चलिए हम चेक को डिफरेंट वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. जब हमने सेक्शन 13 के बारे में बात किया जिसमें हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया, तो हमने एक वर्ड ये जाना कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हमेशा राइटिंग में होंगे. तो क्या हम कह सकते हैं कि चेक क्या है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट.
is in paper form containing signature of drawer or maker. जब हम चेक के फॉर्मेट को देखते हैं तो कुछ इस तरह से चेक होता है और इस चेक पर उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिस पर्सन के फेवर में चेक इशू किया गया है। तो पे का नाम यहां लिखा होगा और अमाउंट मेंशन होगा और जो ड्रॉवर है उसका सिग्नेचर होगा। तो चेक क्या है? ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पेपर फॉर्म में होता है जिसमें ड्रॉवर या मेकर का सिग्नेचर होता है। डायरेक्टिंग द बैंक टू पे द अमाउंट मेंशन्ड ऑन चेक टू certain person or to bearer। अब अगर इस चेक में हमने उस पर्सन के नाम को लिख दिया तो ये क्या है? एक ऑर्डर है उस बैंक के लिए कि आप इस चेक में दिए गए अमाउंट का पेमेंट उसी पर्सन को करोगे। अगर नाम नहीं लिखा है यानी वो बियरर चेक है, इट मीन्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ दैट चेक, अगर उस चेक को कोई पर्सन बैंक में प्रेजेंट करता है फॉर इनकैशमेंट तो बैंक लायबल है कि उस पर्सन को उस चेक का क्या करे? इनकैशमेंट दे। सी, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम ये जानते हैं, और बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर्स को वेरियस सर्विसेज देता है और उन सर्विसेज के अगेंस्ट में बैंक क्या करता है? एक नॉमिनल चार्ज उनसे लेता है। जैसे हमने देखा था कि एटीएम की फैसिलिटी देना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी देना, चेक्स की फैसिलिटी देना, अब समझो ये जो चेक है ये बेसिकली क्या है? अ पीस ऑफ पेपर जिसका लीगल सिग्निफिकेंस है, और ये क्या है? अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो देयर इज टू पर्सन ए और बी। ए ने बी से 1,00,000 रुपए क्रेडिट पर लिया यानी उधार लिया बी से। ए ने 1,00,000 रुपए। अब ए और बी के बीच एक अग्रीमेंट होता है कि ए इस 1,00,000 रुपए को विद इन 6 मंथ्स या तो कैश में पेमेंट कर देगा या चेक इशू करेगा। अब मान लो इस स्टाम्प पेपर पर ए ने लिख दिया कि इस पर्टिकुलर डेट पर अगर ए के पास कैश अवेलेबल है तो कैश में पेमेंट कर देगा जो पैसे उसने बी से उधार ले रखे हैं, या अगर उस समय किसी रीजन से ए के पास कैश नहीं रहता है तो फिर ए क्या करेगा? अपने बैंक का जो चेक है वो इशू करेगा बी के फेवर में। दोनों के बीच अग्रीमेंट हो गया, दोनों ने उस स्टाम्प पेपर पर साइन कर लिया, विटनेसेस कोई भी साइन उस पीस ऑफ पेपर पर हो गए। नाउ जब ड्यू डेट आया तो ए के पास
1,00,000 रुपए कैश नहीं था। ए ने क्या किया? ए एक अकाउंट मेंटेन करता था इन द बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए क्या था? अकाउंट होल्डर था, और इसके पास एसबीआई बैंक का चेक भी था जिसे बैंक ने इसे इशू किया था। तो जब भी उस ड्यू डेट पर ए से कांटेक्ट करता है तो ये कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें अपने बैंक का चेक इशू कर देता हूं, उस पर मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा और अमाउंट लिख दूंगा। ए ने उस चेक पर 1,00,000 रुपए लिख दिया और अपना सिग्नेचर कर दिया और उस पर्सन यानी पर्सन बी का नाम लिख दिया। तो यहां जो चेक है ये क्या है? एक मोड ऑफ पेमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ए को बी के पास जाना नहीं पड़ा, ए ने कह दिया कि तुम ये चेक ले लो मेरे से और इस चेक को इस पर्टिकुलर डेट पर बैंक से इनकैशमेंट करा लेना। तो यहां जो चेक है क्या है? इट इज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब यहीं अगर ये चेक की फैसिलिटी बैंक नहीं देती तो ए को क्या करना पड़ता? अपने बैंक में जाना पड़ता या कहीं से कैश अरेंज करना पड़ता, फिर उस कैश को बी को देना पड़ता। तो ये क्या था? एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। राइट? तो बेसिकली check is a mode of payment. It is an instrument through which amount can be transferred easily from one person to another person. अब अगर हम पार्टीज टू चेक की बात करें तो बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं चेक में। पहला ड्रॉवर, जिसे मेकर भी कहा जाता है, जिसे इशूअर भी कहा जाता है। जो चेक इश्यू करता है उसे ड्रॉवर कहा जाता है। इस केस में ए ने चेक इश्यू किया था बी के फेवर में, तो ए कौन है? ए है ड्रॉवर और मेकर और इश्यूअर। किस बैंक का चेक था भाई? जिस बैंक में ए ने अपना अकाउंट खोला हुआ था, वेदर सेविंग बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो जिस बैंक का था चेक, वो बैंक क्या है? वो बैंक है ड्रॉई, यानी जिसे क्या करना है? जिसे पेमेंट करना है। चेक इज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर। तो ड्रॉई कौन है? वो बैंकर है, और ड्रॉवर ने उस बैंक को ऑर्डर किया कि तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो एंड यू हैव टू मेक पेमेंट टू दिस पर्सन हुज नेम हैज बीन रिटन बाय मी ऑन दिस चेक। तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई है वो बैंकर हु इज गोइंग टू मेक पेमेंट टू बी, और पेई कौन है? वो पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू गेट अमाउंट मेंशन्ड ऑन चेक, यानी बी कौन है? बी है पे। तो बेसिकली चेक में 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। तो ये चेक इश्यू करके बेसिकली ए ने बी को राइट दे दिया कि तुम मेरे बैंक से पेमेंट ले लो। यहां ए को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा रिगार्डिंग पेमेंट। सब कुछ कौन करेगा? वो बैंकर ही करेगा। जिस बैंक का चेक है, यानी जिस बैंक के चेक को ए ने इशू किया था, वो बैंकर अब लायबल है टू मेक द पेमेंट टू बी। तो हम कह सकते हैं कि चेक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बीइंग इशूड बाय ड्रॉवर टू द बैंकर, where the drawer orders the bank
to pay the amount mentioned in the check to the person whose name has been written upon bank or to bearer. अब बेसिकली जो वैलिडिटी होती है चेक की वो होती है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ चेक. मान लो आज तारीख है 24 जुलाई 2025 और इस दिन अगर मैं चेक इशू करता हूं तो इस डेट से लेकर विद इन 3 मंथ्स ही इस चेक की वैलिडिटी है. इस बीच अगर चेक को प्रेजेंट किया जाता है तो फिर बैंक लायबल है टू मेक द पेमेंट. इस डेट के बाद अगर आप चेक इशू करते हो, जिस भी डेट में आप इशू करते हो तो उस डेट से विद इन 3 मंथ्स उस चेक की वैलिडिटी है. वैलिडिटी बीत जाने के बाद पेई किसी भी तरह से अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है उस चेक का और बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा बिकॉज चेक की वैलिडिटी क्या है, एक्सपायर्ड हो चुकी है. तो आई होप कि चेक क्या है आप समझ गए होंगे और इसे डिफाइन कर ले जाओगे. अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली ऑर्डर चेक, बियरर चेक, पोस्ट डेटेड चेक और अकाउंट पे चेक, ये 4 कैटेगरीज आते हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. अब हम समझते हैं कि किस तरह से सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक को डिफाइन करता है. तो यहां कहा गया है कि चेक जो है क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है. व्हाट इज चेक? इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है हमने पढ़ लिया है. चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब यहां पर ए ने बी से जो क्रेडिट लिया था उसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ए ने चेक इशू किया था. किसको? बी को. तो इन एक्सचेंज ऑफ दिस 1 लाख रुपीज ऑफ क्रेडिट ए इशूड चेक टू बी. तो यहां एक्सचेंज में चेक इशू हो रहा है. तो चेक क्या है? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर which is payable on demand, right? And it includes electronic image of truncated check and check in electronic form. अब truncated check का मतलब बेसिकली होता है कि ये एक प्रोसेस है चेक क्लियरेंस का, क्योंकि जो चेक इशू होता है वो फिजिकल फॉर्मेट में होता है, पीस ऑफ पेपर है और उसे आपको फिजिकली प्रेजेंट करना होता है बिफोर द ड्रॉई बैंक. तो चेक क्लियरेंस के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है ट्रंकेटेड चेक. यानी बेसिकली आप देखो कि चेक किस तरह से क्लियर किया जाए और इसका क्लियरेंस स्मूथ तरीके से हो ताकि फ्रॉड ना हो. बारकोड होता है चेक में और हर चेक का अपना अपना नंबर होता है. तो चेक तो एक पीस ऑफ पेपर है, इसका एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन जो पेमेंट होगा वो सिस्टम के थ्रू होगा. तो इस पर क्या है, चेक पर बारकोड लगा होता है ताकि चेक का क्लियरेंस आसानी से और इफेक्टिव तरीके से हो सके, राइट? तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है इट इज अ चेक क्लियरेंस प्रोसेस. और ये जो चेक होता है किस फॉर्मेट में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है. तो चेक क्या है? ये है बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है. नाउ जब हमने दूसरे पार्टी की बात करी, ड्रॉई की जब हमने बात की तो हमने ये जाना कि बैंक ही क्या है? ड्रॉई है और बैंक मींस बैंकर. ड्रॉई मींस बैंकर. बैंकर को डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 3 में.
ठीक है। और बैंकर मीन्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर, यानी वो पर्सन जो बैंक के बिहाफ पर काम कर रहा है वो बैंकर है। या कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्या है, बैंकर के डेफिनेशन में आएगा। तो सेक्शन 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर को डिफाइन करता है। हमने जाना कि चेक में बेसिकली 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई या बैंकर और तीसरा पेई। बैंकर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। चेक क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, यानी जो पेमेंट करेगा वो क्या है, ड्रॉई है। और ड्रॉई कौन होगा, बैंकर होगा। बैंकर कौन है, सेक्शन 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कोई पर्सन जो बैंक के बिहाफ में एक्ट कर रहा हो। या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्या है, बैंकर है। चेक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक मेंशन होता है, जिसे ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है, जो कि क्या है, चेक क्लियरेंस का एक प्रोसेस है, which is the process of physical verification of check. कितने समय के बीच चेक को प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर द ड्रॉई बैंक, तो जिस दिन चेक इशू किया गया ड्रॉवर के द्वारा उस डेट से विद इन 3 मंथ्स चेक को इशू किया जाएगा बिफोर ड्रॉई बैंक, तभी पेमेंट मिलेगा। उसके बाद अगर आप करते हो तो चेक अपने आप में क्या है, इनवैलिड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेक्स, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, अकाउंट पेई चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो ये था चेक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन, जिसमें हमने वेरियस सेक्शंस को भी कवर किया। जैसे हमने सेक्शन 6 को कवर किया जो कि डिफाइन करता है चेक को। हमने सेक्शन 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से डील किया जो डिफाइन करता है बैंकर को। हमने सेक्शन 13 को समझा जो डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स।